हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में मैं आपको 8 टाइप के प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो आपको डेटा साइंस जॉब लेने में हेल्प कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्रोजेक्ट नंबर 1 जो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, रिकमेंडर सिस्टम्स। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो मुझे पता था, तुम यही बोलोगे। यार, रिकमेंडर सिस्टम चीज़ ही ऐसी है। रिकमेंडर सिस्टम आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू व्हाई। हम इंटरनेट एज में रह रहे हैं और 10 साल पहले जो भी चीज़ें हम ऑफलाइन किया करते थे वो सब कुछ अब ऑनलाइन आ चुका है। हमारी जो दुकानें थी ना, अब वो ऐप बन चुकी हैं। तो हमें कोई तो चाहिए होगा ना जो हमारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स दिखा पाए। और वो काम कौन करता है? रिकमेंडर सिस्टम। एंड रिकमेंडर सिस्टम्स आर सो यूनिवर्सल कि आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट उठा लो, वहां पे आपको रिकमेंडर सिस्टम मिलेगा ही। यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, रिकमेंडर सिस्टम। स्पॉटिफाई पे गाने सुन रहे हो, रिकमेंडर सिस्टम। Amazon पे शॉपिंग कर रहे हो, रिकमेंडर सिस्टम। सो इतना वाइड रीच है रिकमेंडर सिस्टम का कि अगर वो आपके रेज्यूमे में नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आपका इंटरव्यूअर थोड़ा क्वेश्चन कर सकता है कि यार आपने रिकमेंडर सिस्टम नहीं बनाया। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके रेज्यूमे में नहीं है रिकमेंडर सिस्टम तो इंटरव्यूअर को प्रॉब्लम है। और इसका एक फ्लिप साइड भी है, एक दूसरा प्रॉब्लम भी है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब हर कोई रिकमेंडर सिस्टम बनाता है तो कोई ओरिजिनलिटी नहीं रह गया। मतलब आप अगर दिखाओगे कि मैंने ये रिकमेंडर सिस्टम बनाया तो आपके इंटरव्यूअर का रिस्पॉन्स होगा, अच्छा हाँ ठीक है, ये तो हमने देखा है, बहुत लोगों ने ऐसा ही रिकमेंडर सिस्टम बनाया है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको रिकमेंडर सिस्टम रखना है और कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना के रखना है जो ओरिजिनल हो, डिफरेंट हो बाकी लोगों से। तो अब मैं आपको बताता हूं दो आइडियाज जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ओरिजिनल रिकमेंडर सिस्टम, डिफरेंट रिकमेंडर सिस्टम। सो गाइस, पहला सोल्यूशन ये है कि आप कोई नॉर्मल रिकमेंडर सिस्टम ही बनाओ, जैसे कि मूवी रिकमेंडर सिस्टम या बुक रिकमेंडर सिस्टम। बट आप उसको इस तरीके से बनाओ कि वो बहुत ही कंप्लीट प्रोडक्ट की तरह दिखाई दे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये एक रिकमेंडर सिस्टम है जो मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, और ये एक सिंपल कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम है जो ठीक ठाक काम करता है। यहाँ पर अगर आप किसी मूवी को सेलेक्ट करो और रिकमेंड पे क्लिक करो तो इट वुड रिकमेंड यू सम मूवीज विच आर सिमिलर टू द मूवीज दैट यू हैव सेलेक्टेड। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक दीज आर द रिकमेंडेशंस। बट ये बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट में फीचर्स ऐड कर सकते हो, मतलब इसको और कंप्लीट प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको दो आइडियाज देता हूँ। सो पहला आइडिया ये है कि आप जैसे अभी इस पॉइंट पे ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये क्लिकेबल नहीं है, और मुझे क्लिक करके अगर इन मूवीज का डिटेल चाहिए कि कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, तो ये सब नहीं मिलने वाला। तो ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है जहां पे अगर आपके पास कुछ मूवीज हैं जैसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है कि एक एपीआई से डेटा फेच करके डिस्प्ले कर रहा है, जैसे डीडीएलजे है, कब की मूवी है, जॉनर क्या है, यूजर रेटिंग क्या है, ओवरव्यू क्या है, डायरेक्टर कौन है, स्टारकास्ट कौन कौन है, और फिर और रिकमेंडेशंस क्या है इस मूवी की। ठीक है, तो यू कैन सी इन दोनों को अगर आप मर्ज कर दो, इन दोनों आइडियाज को, तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट की तरह निकल के आ रहा है कि मैंने सर्च किया, मुझे एक मूवी मैंने देखी, मुझे उसके रिकमेंडेशंस चाहिए, रिकमेंडेशन में 5 नई मूवीज आई, उनमें से मैं किसी मूवी पे भी क्लिक कर सकता हूँ और फिर मुझे उस मूवी का डिटेल दिखने लगेगा। नॉट ओनली दैट, उस मूवी से रिलेटेड मूवीज भी मुझे दिखने लग जाएंगी। ठीक है, अब इसी में एक और फीचर भी आप ऐड कर सकते हो। एक और थर्ड प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, ये है सेंटिमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट। ये क्या करता है कि अगर आप यहाँ पे किसी मूवी को सर्च करो, लाइक मैंने एवतार सर्च किया, तो ये आईएमडीबी पे जाएगा और वहां पे जितने भी रिव्यूज हैं उस मूवी के ऊपर उनको फेच करेगा, और फिर हर रिव्यू के ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस चलाएगा और आपको रिजल्ट देगा कि वो रिव्यू जो था वो पॉजिटिव सेंटिमेंट पे है या फिर नेगेटिव सेंटिमेंट पे है। ठीक है, सो यू कैन सी अभी थोड़ा कंफ्यूज है ये, क्योंकि दो मूवीज हैं, तो मैंने बोला एवतार 2009 वाली मूवी चाहिए मुझे, और अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि सारे रिव्यूज को उठा रहा है और उनके ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस चला रहा है। सो लेट्स वेट एंड यू कैन सी यहाँ पे रिव्यू में अगर ग्रीन कलर का टेक्स्ट है, इट मीन्स मेरे मॉडल को लग रहा है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है, वेर एज अगर कोई रिव्यू उसको नेगेटिव लग रहा है तो उसको रेड कलर में वो इनकोड कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसको भी आप इस रिकमेंडर सिस्टम में ऐड कर दो तो नाउ दिस इज अ फुल फ्लेजेड मूवी एप्लीकेशन जो बिहाइंड द सीन्स एआई यूज करके कई चीजें आपको दे रहा है, रिकमेंडेशंस दे रहा है, सेंटिमेंट एनालिसिस दे रहा है रिव्यूज के ऊपर। तो ये अगर आप बना के दिखाओगे ना तो फिर आपके इंटरव्यूअर को लगेगा कि ओ बॉस, ये बंदे ने टाइम लगा करके बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है और इसको अंडरस्टैंडिंग है। कुछ चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ख्याल आपको ये रखना पड़ेगा कि जो यूआई है
वो बहुत अच्छा होना चाहिए, किडिश नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई कॉलेज स्टूडेंट बना रहा है, थोड़ा सा प्रोफेशनल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन कि आप एक ऐसा रिकमेंडर सिस्टम बनाओ जिसमें इतने फीचर्स हैं कि वो एक प्रॉपर प्रोडक्ट की तरह दिखाई दे, जैसे किसी कंपनी ने बनाया है, ठीक है। सेकेंड सोल्यूशन क्या है, कि आप नॉर्मल रिकमेंडर सिस्टम ना बनाओ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का रिकमेंडर सिस्टम बनाओ। जैसे कि ये मैंने एक रिकमेंडर सिस्टम बनाया है जो रिवर्स इमेज सर्च कर सकता है। मतलब अगर आप कोई इमेज यहां पर अपलोड करोगे तो ये अपने डेटाबेस में जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्च करके आपको दिखाएगा। लेट मी शो यू ये कैसे काम करता है। सो अगर मैं नए टैब में जाके शू सर्च करूं, जूता, और इमेजेस पे जाऊं, और लेट्स से ये शू को, इसका इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूं ऑन माई डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप, सेव। अब मैं वापस गया, ब्राउज फाइल, डेस्कटॉप, और ये रहा वो इमेज, इसको मैंने अपलोड कर दिया। अब ये इंजन क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन्स मेरे डेटाबेस में जितने भी सिमिलर शूज हैं उनको निकाल के आपको दिखा रहा है। सो यू कैन सी, ये रहा मेरा अपलोडेड इमेज, और ये रहे मेरे रिकमेंडेशंस, ठीक है। यू कैन सी कुछ रिकमेंडेशंस तो बहुत ही क्लोज हैं, जैसे ये वाला, पहला वाला, फोर्थ वाला, इवन थर्ड वाला। और फिर सॉक्स भी दिखा रहा है, थोड़ा सा एक वेराइटी रख रहा है कि अगर आपने शूज डिमांड किए तो शायद आपको सॉक्स की भी जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये कंप्लीटली अलग टाइप का एक रिकमेंडेशन सिस्टम है। तो अगर आपको रिकमेंडेशन सिस्टम ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में, डोंट गो द ट्रेडिशनल वे, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करो। या तो आप बहुत ही कंप्लीट सा प्रोडक्ट बनाओ कन्वेंशनल रिकमेंडर सिस्टम के ऊपर, या फिर कुछ बहुत अनकन्वेंशनल आइडिया के ऊपर रिकमेंडर सिस्टम बनाओ, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर 2, एनी डेटा एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट। अब हम सभी की प्रॉब्लम क्या है पता है, कि हम जब डेटा साइंस पढ़ते हैं, एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं, तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हम सिर्फ उसको ही वैल्यू करते हैं, ठीक है। हमारे पोर्टफोलियो में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली मशीन लर्निंग बेस्ड या डीप लर्निंग बेस्ड होते हैं, जिससे लोगों को लगे कि हमें एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे से आते हैं। बट जो आपका रिक्रूटर है, जो आपका इंटरव्यूअर है, वो आपका डेटा एनालिसिस वाला साइड भी देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि आपको डेटा, जो रॉ डेटा है, उसको उठा करके आप उसको क्लीन कर पाते हो कि नहीं, उसको प्री प्रोसेस कर पाते हो कि नहीं, उसको सही फॉर्मेट में ला पाते हो कि नहीं, कि आप उसके ऊपर सही एनालिसिस रन कर पाते हो कि नहीं। क्योंकि डेटा एनालिसिस इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मशीन लर्निंग। अगर आपको डेटा एनालिसिस ही नहीं आता तो आप एनीवेज कभी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे अच्छा मॉडल बिल्डिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम कभी भी वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाते रिक्रूटर को, और रिक्रूटर को कभी हमारा वो साइट दिखता नहीं है, बट हमें दिखाना चाहिए। सो दैट इज वाई आई वुड रिकमेंड कि आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट सिर्फ डेटा एनालिसिस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको उसको बनाना इस तरीके से है कि वो एक प्रॉपर प्रोडक्ट की तरह दिखाई दे, ठीक है। आई गिव यू 2 एग्जांपल्स। दिस इज द फर्स्ट वन। कुछ दिन पहले ओलंपिक्स चल रहा था, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि व्हाट इफ मैं ओलंपिक्स का जो पूरा डेटा है, जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं तब से लेके अभी तक, उस पूरे डेटा के ऊपर एक वेब एप्लीकेशन बनाऊं जो मुझे डेटा एनालिसिस करके दे, ठीक है। सो मैंने ये एप्लीकेशन बनाया था जहां पर आप जाकर के कई चीजें चेक कर सकते हो, शुरू से लेकर के अभी तक मेडल टैली दिखाता है, या आपको हर कंट्री ने कितना गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता। किसी एक पर्टिकुलर साल में भी आप ये चीज देख सकते हो कि ओवरऑल स्टैंडिंग क्या रहा, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का आप देख सकते हो कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। इसके अलावा भी मैंने बहुत फीचर्स ऐड किए, जैसे कि ओवरऑल एनालिसिस, कितने एथलीट्स ओवर द इयर्स पार्टिसिपेट किए, कितने नेशंस पार्टिसिपेट किए, कंट्री वाइज एनालिसिस ऐड किया कि हर कंट्री का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा है, किन स्पोर्ट्स में वो लोग सबसे अच्छे हैं। ये सारी चीजें मैंने इनमें ऐड की, ठीक है। इसका मैं डेमो ऐड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के आराम से देख सकते हो। बट या ये एक एंड टू एंड प्रोडक्ट था जहां पर एक यूजर आ करके ओलंपिक्स के बारे में कुछ भी पता कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल। फिर मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया था व्हाट्सएप का जो चैट होता है उसको एनालाइज करने के लिए। सो अगर आप यहाँ पे अपना चैट अपलोड कर दो एक्सपोर्ट करने के बाद, और एनालाइज नाउ पे क्लिक करो, तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपके चैट्स को इन एंड आउट एकदम एनालाइज करता है, वर्ड क्लाउड्स वगैरह प्लॉट करता है, और किसी एक पर्टिकुलर यूजर के रिस्पेक्ट में भी आपको रिजल्ट्स दिखाता है कि उस यूजर ने सबसे ज्यादा कौन से वर्ड्स बोले हैं, और किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है वो ग्रुप। और इस तरह का बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाला। अब इसमें आप और भी कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हो, जैसे आप सेंटिमेंट एनालिसिस ऐड कर सकते हो कि किसके मैसेजेस बहुत पॉजिटिव रहते हैं, किसके नेगेटिव रहते हैं। इस तरह की चीजें ऐड करके आप अगेन एक फुल फ्लेजेड डेटा एनालिसिस प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ और आइडियाज देता हूँ, अगर आपको ये दोनों आइडियाज के अलावा कुछ करना है। तो कैगल पे एक डेटा है कंट्रीज के बारे में। सो हर कंट्री के बारे में जो
कोर मेट्रिक्स होते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, जीडीपी कितना है, इन सब का डिटेल आपको इस डेटा सेट में मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको भी एक बहुत बढ़िया बढ़िया वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो और सारा का सारा इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया ढंग से दिखा सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकता है आईपीएल। आईपीएल का डेटा सेट अवेलेबल है। आप आईपीएल अगर क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन शो ऑल काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो भी क्रिकेट से रिलेटेड होती हैं। बैट्समैन का अलग स्टैटिस्टिक्स, बॉलर का अलग स्टैटिस्टिक्स, टीम्स का अलग स्टैटिस्टिक्स, ग्राउंड्स का अलग स्टैटिस्टिक्स, आप ये सब कुछ प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ इस तरह के प्रोजेक्ट का, वो है एक्सपेंस मैनेजमेंट ऐप। वहां पे आप क्या कर सकते हो कि यूजर्स के जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप उठा करके बहुत बढ़िया चार्ट्स के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट कर पाओ तो ये दो चीजें बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर वो क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग वाली चीजें सही से कर सकते हो, और फिर आप उसके ऊपर एनालिसिस करके उसको एक बढ़िया प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया है। प्रोजेक्ट नंबर 3, कमोडिटी प्राइस प्रिडिक्टर। सो ये एक रिग्रेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है जहां पर आप कोई भी कमोडिटी को उठाओ, जैसे कि लैपटॉप, और आप उसके डिटेल्स बताओ, और हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो वेबसाइट है, वो यूजर को बता देगा कि उस कमोडिटी का प्राइस कितना होना चाहिए। लेट मी शो यू दिस इन डिटेल। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्टर। सो अगर आपके पास एक लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस हैं तो हमारा जो मॉडल है वो प्राइस प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे कि एचपी का लैपटॉप, अल्ट्राबुक। मैं कुछ कुछ डिटेल्स जल्दी से फिल कर रहा हूँ। ये डिटेल्स मैंने फिल कर दिए, और जैसे ही मैंने प्रिडिक्ट प्राइस पे क्लिक किया, इट इज गिविंग मी अ प्राइस कि इस लैपटॉप का प्राइस कितना हो सकता है। सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट जो हमने किया था वो था कार प्राइस प्रिडिक्टर। सो अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हो तो आप अपनी गाड़ी का डिटेल्स बताओ, कौन से साल में खरीदी गई है, और पेट्रोल है या डीजल है, और कितने किलोमीटर्स चली है, और हमारा ये रिग्रेशन मॉडल प्रिडिक्ट करके बताएगा कि वो गाड़ी कितने में बिक सकती है। ठीक है, सो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देख के मेरे एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने एक कंप्लीटली नया वेबसाइट बना दिया जहां पे आप अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर ये सेम काम कर सकते हो। मतलब उसने 4 कमोडिटीज के ऊपर ये काम करके दिखाया। फोन, जो मैंने नहीं किया था, बाइक अगेन जो मैंने नहीं किया था, लैपटॉप और कार उसने मेरा वाला मॉडल शायद यूज किया, और सब कुछ सेम है। बट ये वेबसाइट अब क्या है, ये एक बहुत बढ़िया काइंड ऑफ रिसोर्स है आपको अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, मतलब यू कैन एक्चुअली बिल्ड समथिंग व्हिच कैन हेल्प यूजर सेल प्रोडक्ट ऑन क्विकर और ओएलएक्स। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में जो सबसे चैलेंजिंग काम है ना, वो है डेटा लाना। ये सारी कमोडिटीज का डेटा आपको डायरेक्टली कैगल पे नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेब स्क्रैपिंग करनी पड़ेगी या फिर किसी एपीआई से डेटा उठा के लाना पड़ेगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट को ट्रेन करना, जहां पे आप 3-4 मॉडल्स पैरेलली चला रहे हो, दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये वाला प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट नंबर 4, अ बिग डेटा बेस्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। मतलब एक ऐसा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जहां पे जो आपका डेटा सोर्स है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, जीबीज में है, शायद इतने जीबी का है कि आपके लैपटॉप के रैम से ज्यादा है, एक बार में आप उसको लोड भी ना कर पाओ। तो इस तरह के डेटा सेट के साथ काम करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है और बहुत ही ट्रिकी होता है। मतलब एकदम ही अलग टाइप की मशीन लर्निंग है ये, और इसको हम आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, और आज की डेट में इसका बहुत डिमांड है। ठीक है, तो अगर आज की डेट में आपने एक भी प्रोजेक्ट कर रखा है जो इस स्केल के डेटा के ऊपर है, तो आपको आपके कंपेटिटर्स के ऊपर थोड़ा एज मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल डेटा सेट्स के ऊपर ही काम करते हैं, और ज़्यादातर जो फ्रीली अवेलेबल डेटा सेट्स हैं वो छोटे हैं, मतलब उतने बड़े नहीं होते। ठीक है, और अगर आप कंपनीज की बात करो तो दे वुड लव टू हैव अ गाय जिसने बड़े डेटा के ऊपर काम कर रखा हो, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है, जितनी भी प्रोडक्ट कंपनीज हैं, ये लोग एक साथ करोड़ों कस्टमर्स को हैंडल करती हैं। ठीक है, और करोड़ों कस्टमर्स का मतलब खूब सारा डेटा। ठीक है, अब इतना डेटा हैंडल करने के लिए दे नीड समवन जिसको पहले से एक्सपीरियंस हो इतने बड़े डेटा के साथ काम करने में। अब इसमें आप एक चीज और मेक श्योर कर सकते हो कि आपका जो डेटा सोर्स है वो सीक्वल बेस्ड हो या फिर नो सीक्वल डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर्ड हो। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज के साथ अगर आप काम करो तो थोड़ा आपको और एडिशनल एज मिलेगा। ठीक है, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाता हूं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो कैगल पे मुझे 2 डेटा सेट्स मिले जो दोनों बहुत ही बड़े हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और
बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। जैसे ये जो पहला डेटा सेट है, ये है न्यूयॉर्क में जो टैक्सीज चलती हैं उनके ट्रिप का डिटेल। ठीक है। और ये जो डेटा सेट है ये अराउंड 12 जीबीज का है। ठीक है। और एक और अच्छी बात क्या है कि ये सीक्वेलाइट फॉर्मेट में स्टोर्ड है, मतलब ये एक डेटाबेस में स्टोर्ड है। आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ पैंडास डेटा फ्रेम, और फिर उसके बाद आपको आगे का काम करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में आपका एंड गोल होता है कि आप जो ट्रिप का टाइम होता है कि कैब को ट्रिप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये प्रिडिक्शन करना है। तो बेसिकली ये रिग्रेशन प्रोजेक्ट है। बट एक दो जो सबसे चैलेंजिंग चीजें हैं, पहला तो ये है कि यहाँ पे आपको डेटाबेस के अंदर डेटा मिलेगा, तो आपको उसको लाना है अपने पास। या तो आप बीच में एक डेटा वेयरहाउस क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली पैंडास डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट चैलेंजिंग पार्ट। द सेकंड चैलेंजिंग पार्ट इज द स्केल। मतलब 12 जीबी का अगर डेटा है और आपके पास अगर लैपटॉप ही 8 जीबी का है, तो आप एनीवेज उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। आपको कोई लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी जो आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग अप्लाई कर पाए इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अगेन इट्स अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। और अगर मैं इंटरव्यूअर हूं और आपने ये प्रोजेक्ट कर रखा है, तो आई वुड डेफिनेटली बी इम्प्रेस्ड। ठीक है। इसी तरीके का एक और प्रोजेक्ट है Amazon के कस्टमर रिव्यूज का डेटा सेट, और ये डेटा सेट और भी बड़ा है। मतलब इसमें अराउंड 54 जीबी डेटा है। मतलब 54 जीबी, आई हैव नो क्लू कि इसमें कितने करोड़ रोज होंगे। ठीक है। और यहां पर आप क्या कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो, क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट बना सकते हो। और इतने ह्यूज डेटा पे जो मॉडल ट्रेन होगा वो बहुत ही बढ़िया मॉडल होगा। ठीक है। बट सबसे चैलेंजिंग पार्ट अगेन वुड बी टू हैंडल द स्केल ऑफ द डेटा। ठीक है। तो अगेन इस तरह के अगर आप डेटा सेट के ऊपर काम कर पाओ, तो इट वुड बी लाइक रियली इंप्रेसिव। ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी क्वेश्चन है कि इतने बड़े डेटा सेट को कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, जहां पे मैंने एक वीडियो में एक बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर डेटा एनालिसिस अप्लाई करके दिखाया है। ठीक है। सो प्लीज चेक दैट आउट। प्रोजेक्ट नंबर 5, एनी टाइम सीरीज बेस्ड प्रोजेक्ट। टाइम सीरीज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स में बहुत सारा डेटा आपको रियल वर्ल्ड में ऐसा मिलेगा जो टाइम के साथ वेरी करता है। फिनेंशियल डेटा जितना भी हुआ, बिटकॉइन के प्राइसेस, शेयर प्राइसेस, कोविड के केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, दैट ऑल्सो कम्स अंडर टाइम सीरीज। तो अगर आप किसी डेटा साइंस जॉब के इंटरव्यू में बैठे हो और अगर आपके पोर्टफोलियो में टाइम सीरीज के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो आपको एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि एटलीस्ट एक टाइम सीरीज का प्रोजेक्ट आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो, मोस्टली आप फोरकास्टिंग प्रोजेक्ट्स ही ऐड करोगे। मैं आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल देता हूं जो आपको हेल्प करेगा जॉब क्रैक करने के लिए। एक दो प्रोजेक्ट्स जो आप बिल्कुल बना सकते हो बहुत इजीली, थोड़ा बहुत टाइम सीरीज के बारे में पढ़ के, वो है बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन, जिसके लिए आप बहुत इजीली एक वेब एप्लीकेशन बना के उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट प्रिडिक्शन मॉडल फॉर कोविड नंबर ऑफ केसेस, कि वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। ठीक है। एक चीज और जो मैं पर्सनली बहुत आई लाइक दिस डोमेन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, जहां पे अगर आप क्रिकेट मैचेस का बात करो, तो करंट स्टेट ऑफ द मैच के हिसाब से यू कैन प्रिडिक्ट कि बैटिंग टीम फाइनली कितने रन्स बनाएगी। ठीक है। यहाँ पर एक चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप टाइम सीरीज पे काम करो, जो रिसेंट एडवांसमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करो। ठीक है। जैसे LSTMs वगैरह के ऊपर बहुत काम हो रहा है अभी टाइम सीरीज में। फिर ये नई लाइब्रेरी जो है फेसबुक की तरफ से, प्रॉफिट बोल करके, इसके ऊपर आप जरूर एक प्रोजेक्ट करना, क्योंकि आज की डेट में इसका बहुत डिमांड चल रहा है। ठीक है। ऑल्सो विद दैट यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन सम APIs जो आपको ये बड़ी कंपनीज देती हैं। जैसे अज्योर का टाइम सीरीज इनसाइट्स बोल के एक API है। सिमिलरली गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का भी एक टाइम सीरीज इनसाइट्स API है। ठीक है। आप इनके ऊपर भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो चीजें। और अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ टाइम सीरीज में जो आपको फॉर श्योर जॉब दिला देगा। ठीक है। ये मुझे एक जगह से मिला। ये स्ट्रीमलेट बोल के एक एप्लीकेशन, लाइक डेटा एप्लीकेशन बनाने का लाइब्रेरी है। वहां पर मुझे ये एक किसी का एप्लीकेशन दिखाई दिया, फोरकास्ट एप्लीकेशन बोल के। ये वेबसाइट क्या करता है कि यहाँ पर आप कोई भी टाइम सीरीज डेटा अपलोड कर दो, और ये उसके ऊपर ऑटोमेटिकली पूरा फोरकास्टिंग करके सब कुछ आपको दे देगा। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक टाइम सीरीज बेस्ड डेटा है। ये है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का, और इसको मैंने जैसे ही अपलोड किया, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है सारे के सारे कॉलम्स, एंड यू कैन सी ये उसने डिटेक्ट कर लिया। आप चाहो तो उसका चार्ट प्लॉट कर सकते हो ऑटोमेटेड तरीके से। ये देखो, ये रहा उसका चार्ट। फिर आप क्या कर सकते हो कि पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि आपको कितने आगे का फोरकास्ट चाहिए है, आपकी सीजनैलिटी कैसी है, एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव है, और ट्रेंड कंपोनेंट्स वगैरह आप हैंडल कर सकते हो, ग्रोथ मॉडल आप
लीनियर और लॉजिस्टिक दोनों लगा सकते हो, और इस तरीके से आप और हाइपर पैरामीटर्स जो होते हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो, और फिर आप यहाँ पे जस्ट चेकबॉक्स क्लिक कर करके सारी फोरकास्टिंग कर सकते हो। यू कैन इनिशियलाइज द मॉडल, यू कैन सी आप फोरकास्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये रहा फोरकास्ट, और उसका ग्राफ प्लॉट हो गया, और शो कंपोनेंट्स पे जाने पे आपको सारे कंपोनेंट्स भी देखने लग जाएंगे। ठीक है, सो यू कैन सी ये एक वेबसाइट क्या कर रहा है कि किसी भी जो यूजर है जिसको भी टाइम सीरीज के ऊपर काम करना है उसके लिए चीजें बहुत इजी बना दे रहा है। तो अगर आप इस तरह का कुछ बना पाए ना, तो फिर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं मॉडल वैलिडेशन करने का, और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करके देता है ये मॉडल। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लग रहा है टाइम सीरीज, लेकिन ये टाइम सीरीज बाकी के प्रोजेक्ट्स को भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो इफ यू कैन please try and build this project. प्रोजेक्ट नंबर 6, एनी डीप लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट। सो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो तो मशीन लर्निंग में जो सबसे पावरफुल डोमेन है, सब डोमेन है आज की डेट में, वो डीप लर्निंग है। और डीप लर्निंग इज एबल टू अचीव सच हाई स्टैंडर्ड्स, और जो मॉडल्स निकल के आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी डीप लर्निंग बन गई है पिछले कुछ सालों में, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी, एटलीस्ट जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जो डीप लर्निंग यूज़ नहीं करती हैं। ठीक है, सो इवन इफ आप डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेरा मानना है कि आपको एटलीस्ट एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। ये बताता है आपके बारे में कि आप नए ट्रेंड्स के साथ हमेशा चलते रहते हो साथ में, और कुछ भी नया आता है तो आप उसको ट्राई करना चाहते हो, विच इज़ अ गुड क्वालिटी। ठीक है, तो कैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए डीप लर्निंग में? अगर आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है तो कुछ ऐसा बनाओ जो बहुत ही रेलेवेंट है, आज के डेट में बहुत यूजफुल है, वो आपको फिर सही एक्सपोजर देगा आपको। यू कैन मेक अ चैटबॉट लेट्स से, क्योंकि आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट कंपनीज चैटबॉट्स इंप्लीमेंट कर रही हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ फेस मास्क डिटेक्टर। कोविड आने की वजह से फेस मास्क सभी जगह मैंडेटरी हैं, तो ये एक छोटा सा टेक्नोलॉजी भी बहुत रेलिवेंट दिख सकता है। और अब मैं आपको दो प्रोजेक्ट्स बताता हूँ जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया इंप्लीमेंटेशन है डीप लर्निंग का। सो गाइस, जो पहला प्रोजेक्ट है वो है पोस्चर डिटेक्शन। ठीक है, और ये कंप्यूटर विजन के डोमेन में आता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको कोई भी कैमरा में अगर एक ह्यूमन बीइंग दिखाई देता है, एक या एक से ज्यादा, तो आप उसका पोस्चर डिटेक्ट करते हो। जैसे इस पॉइंट पे, सिंस मैं कैमरा में पूरा नहीं आ रहा हूँ, बट यू कैन सी कि मेरे फेशियल लैंडमार्क्स जो भी हैं, आईज और ईयर्स और नोज, ये डिटेक्ट हो रहा है हर बार। ठीक है, और फिर मेरा स्केलेटन भी डिटेक्ट हो रहा है, लाइक दिस इज माय स्केलेटन। ठीक है, ये भी डिटेक्ट हो रहा है। अब मैं पूरा खड़ा होकर नहीं दिखा सकता, पीछे बहुत क्लमजी है, बट अगर आप खड़े हो गए इस तरीके से तो आपका पूरा स्केलेटन दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ वेरी गुड एप्लीकेशन। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन यूज कर रहा था, इट्स कॉल्ड फिटसो, या फिर आई डोंट नो, कल्ट डॉट फिट बोल के शायद एक ऐप है। उस ऐप में आप क्या कर सकते हो कि आप शायद योगा वगैरह कर सकते हो। तो वहां से मुझे ये आइडिया आया कि आप एक इस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो जहां पर ये पोस्चर डिटेक्ट करके आपको बता पाए कि आपने एक्सरसाइज कैसा किया। लाइक इट कैन ट्रैक कि आपने पुशअप्स कितने मारे, क्योंकि आपका पोस्चर डिटेक्ट कर रहा है, तो इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि अभी आप पुशअप वाले पोजीशन में हो कि नहीं। ठीक है, तो अलग अलग जो हेल्थ एप्स हैं आज की डेट में, वो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं रिमोटली अपने कस्टमर्स का ये जो एक्सरसाइज है उसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो ये आज के डेट में एक बहुत रेलेवेंट एप्लीकेशन है। अगर आप किसी प्रोडक्ट कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो दिस कैन बी अ गुड एग्जांपल। ठीक है, द सेकंड प्रोजेक्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बनाया है, और यहाँ पे अगर आप अपनी फोटो अपलोड करो तो ये वेबसाइट बताती है कि आपका चेहरा किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं अपनी शक्ल अपलोड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरी शक्ल कुणाल खेमू से मिल रही थी, तो आई फेल्ट कि छोड़ो। मैं आपको अमिताभ बच्चन का एक पा मूवी आया था, उसमें अमिताभ बच्चन का चेहरा बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई दे रहा था। मैं ये फोटो अपलोड कर रहा हूँ, एंड यू वुड सी कि ये जो मॉडल है ये इतना बढ़िया है फेस रिकॉग्निशन में कि ये अमिताभ बच्चन को आइडेंटिफाई कर लेगा। लेट मी शो यू, एंड यू कैन सी हमने ये फोटो अपलोड की थी जिसमें बहुत डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई कर पाना एटलीस्ट किसी प्रोग्राम के लिए कि कौन है ये, बट हमारा जो मॉडल है उसने क्विकली आइडेंटिफाई किया कि ये अमिताभ बच्चन है। ठीक है, तो ये एक फेस रिकॉग्निशन बेस्ड मॉडल है। अगेन, इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर आप दिखा पाए तो ये आपके इंटरव्यूअर के दिमाग में थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 7, मेक योर ओन लाइब्रेरी। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साउंड कर रहा होगा, एंड ऑनेस्टली है भी।
खुद की लाइब्रेरी बनाना बहुत फोड़ू काम है। मतलब अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ और आप लोगों में से कोई अगर ये बोले कि मैंने खुद की लाइब्रेरी बना रखी है, तो मैं तो बहुत इंप्रेस हो जाऊंगा। मेरे लिए आप एक सीरियस कैंडिडेट बन जाओगे। ठीक है, अब सी जितना डिफिकल्ट साउंड कर रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको चीज़ों की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है और पता है कि प्रोसेस कैसे काम करता है और आप कोडिंग में थोड़े सही हो, तो खुद की लाइब्रेरी बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट हर एल्गोरिदम का स्क्रैच से कोड लिख चुका हूँ। आपको बस उसको एक स्ट्रक्चर देना है, एक लाइब्रेरी का फॉर्म देना है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मशीन लर्निंग की ही लाइब्रेरी बनाओ, आप डेटा एनालिसिस का भी लाइब्रेरी बना सकते हो। एक लाइब्रेरी है पैंडास प्रोफाइलर बोल के, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वो लाइब्रेरी कुछ नहीं करती है, वो डेटा को लेकर के बस एक समरी जनरेट कर देती है। वहाँ पे कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ नहीं होता है। सिमिलरली एक और लाइब्रेरी जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ उसका नाम है ML एक्सटेंड। ठीक है, उसमें एक छोटा सा फंक्शन है जिसका काम बस इतना है कि अगर आप उसको एक ट्रेंड मॉडल देते हो, स्पेशली क्लासिफिकेशन मॉडल, तो वो आपको उस क्लासिफिकेशन मॉडल का डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करके दे देता है। तो आपको बस इस तरह की छोटे छोटे पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो आपको लगता है कि यार अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, और फिर आपको बस उसके लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बना देनी है। सो अगर फेमस हो गया तब तो बहुत बढ़िया बात है, आप तो फिर गूगल और फेसबुक में लैंड करोगे। बट अगर बहुत फेमस नहीं भी हो पाई वो लाइब्रेरी, तो भी जब आप इंटरव्यू में दिखाओगे ना कि मेरी खुद की एक लाइब्रेरी है और 10 लोग भी यूज करते हैं अगर, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपके इंटरव्यूअर के दिमाग में। सो डरने की जरूरत नहीं है। आप छोटा सा कोई आइडिया लो और उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करो इनटू अ पाइथन लाइब्रेरी। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर 8, एनी मूनशॉट प्रोजेक्ट। सो मूनशॉट प्रोजेक्ट क्या होता है? मूनशॉट प्रोजेक्ट का मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी रेंज से बहुत बाहर है। ठीक है, उसी को मूनशॉट प्रोजेक्ट बोला जाता है। अब आपके लेवल पे मूनशॉट प्रोजेक्ट का डेफिनेशन ये हुआ कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इम्पॉसिबल है। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर आपने बनाया तो इंटरव्यूअर को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगना चाहिए कि आपने कैसे बना लिया। ये प्रोजेक्ट बनाने में तो थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए होता है, या फिर ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। आपने कॉलेज लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे कैसे ये प्रोजेक्ट बनाया, वो वाव फैक्टर होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो देर आर सो मेनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप उठा सकते हो, और ये आप जनरली तब ट्राई करो जब आपके पास टाइम है इंटरव्यू के पहले, लाइक 6 महीने का टाइम है, तो यू कैन गो फॉर एटलीस्ट वन मूनशॉट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देके बताता हूँ मूनशॉट प्रोजेक्ट्स का जो मैंने पर्सनली ट्राई किए हैं अपनी लाइफ में। सो फर्स्ट वन कुड बी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आज की डेट में धीरे धीरे ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो रहा है कार इंडस्ट्री में, कि फ्यूचर की कार्स अब ड्राइवर्स ड्राइव नहीं करेंगे, वो खुद से चलेंगी। तो ये टेक्नोलॉजी आप भी ट्राई कर सकते हो। आज की डेट में आपके पास अगर एक अच्छा लैपटॉप है और आपको थोड़ा भी डीप लर्निंग आता है, तो आपके पास डेटा सेट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जिनको यूज़ करके आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार बना सकते हो। ये इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज बना सकती हैं। एक बेसिक लेवल सेल्फ ड्राइविंग कार आप भी बना सकते हो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मारो। बट अगर आपने बना लिया तो इंटरव्यूअर को थोड़ा सा एक वाव फैक्टर मिलेगा कि यार सही है, बंदे ने सेल्फ ड्राइविंग कार बना रखी है। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर 2, मूनशॉट प्रोजेक्ट के अंदर यू कैन बिल्ड अ ड्रीम 11 टीम प्रिडिक्टर। सो आई गेस सभी को पता होगा ड्रीम 11 का कॉन्सेप्ट। आपको मैच के पहले दोनों टीम मिला करके 11 बंदों की एक टीम बनानी होती है जो आपको लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्म करेंगे इस मैच में, और फिर आपको पैसे मिलते हैं ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप एक मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल बना सकते हो जो जिसको जब आप 22 प्लेयर्स का इनपुट दो तो वो आपको 11 प्लेयर्स का आउटपुट दें कि ये 11 प्लेयर्स उस मॉडल को लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्म करेंगे आज के मैच में, बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस। मैच कहाँ हो रहा है, कौन कौन सी टीम्स खेल रही हैं, ये सब चीज़ों के बेसिस पे। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने काफ़ी अपना टाइम स्पेंड किया है और ऑनेस्टली इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब नहीं आते सही आंसर्स और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए एटलीस्ट। बट ये आइडिया आप ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ बन गया तो ठीक है, मतलब बढ़िया है ना, फिर जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर बैठे बैठे पैसे कमाओगे। ठीक है, थर्ड मूनशॉट प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू मी वुड बी एन ऐप लाइक, उस ऐप का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उस ऐप में आप क्या कर सकते हो कि आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आप बस उसको स्कैन कर दो उस क्वेश्चन को अगर आप स्कैन कर दो तो वो सॉल्यूशन जनरेट कर देता है। मतलब जैसे आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दो या डिफिकल्ट सा, या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछो, तो आप बस स्कैन करोगे और आपको आंसर आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये भी एक बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। इस तरह के ऐप्स अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे, बट अगर आप इनको बना पाए
किसी भी लेवल पे, तो अगेन देयर वुड बी अ वाओ फैक्टर जो आपको बहुत एज दे सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। सो दैट्स माय कंपाइलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स गाइस। आई होप आपको पसंद आया। और दो तीन बातें मेरे को आपसे और बतानी है आपको। फर्स्ट, ये जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स आपको बताए, एटलीस्ट शुरू वाले, ये सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप थोड़ा सा मेरा वीडियो देख करके नॉलेज गेन कर सकते हो कि ये प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट्स और जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कल को अगर आपको कहीं पे मिल जाता है प्रोजेक्ट डायरेक्टली, तो यू डोंट हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट, क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। अगर आप बिना समझे प्रोजेक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे ना, तो वो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इंटरव्यू में आपका जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और आप उस पर आंसर ही नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत खराब इंप्रेशन छोड़ता है। तो प्लीज मेक श्योर, अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो उसको थोड़ा स्मार्टली करो, अपने ढंग से करो, अपने स्टाइल में कोड करके उसको यूज करो, ठीक है। थोड़े से चेंजेस अपने हिसाब से करो, अपने लेवल पे सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सो दैट्स फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 इज कि अपने सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करो गिटहब के ऊपर, क्योंकि होता क्या है इंटरव्यूज में कि लोग आपका गिटहब प्रोफाइल देखते हैं, वहां पे आपके प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं, वहां पे आपका कोड क्वालिटी देखा जाता है, ठीक है। वहीं पर आपका टेक्निकल इंटरव्यूअर आपसे बातचीत करता है उन प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो इट्स एब्सोल्युटली मैंडेटरी कि आप सिर्फ अपने लैपटॉप पे प्रोजेक्ट करके छोड़ मत दो, ठीक है। उसको उठा के अच्छे से गिटहब पे डालो, एक अच्छी रीडमी फाइल डालो, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताओ कि अगर किसी को उस प्रोजेक्ट को अपने लैपटॉप पे चलाना है तो व्हाट आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ही हैज टू फॉलो, ठीक है। तो ये सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, प्लीज मेक श्योर इन सारे प्रोजेक्ट्स को आप एंड टू एंड डिप्लॉय करो सर्वर्स पे, AWS पे, GCP पे, हेरोकू पे। एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट इसलिए मैटर करता है क्योंकि आप बहुत इजीली वो लिंक्स किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बहुत जल्दी कोई भी आपका काम देख सकता है। अदरवाइज अगर वो आपके लैपटॉप पे रह गया तो बस आप डिस्क्राइब करते रहोगे वर्बली, ठीक है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप लिंक्स प्रोवाइड कर पाए, वर्किंग डेमो प्रोवाइड कर पाए, वो जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है ना, वो और किसी तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया और आपको हेल्प किया ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं इस तरह के और वीडियोस डालूंगा फ्यूचर में, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।